हाय दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। अजय स्टार एलएलबी एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज जो मैं आप लोगों के बीच नया टॉपिक के साथ उपस्थित हुआ हूं और आज का जो नया टॉपिक है आपका ये है कि सामान्य उद्देश्य किसे कहेंगे, जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं कॉमन ऑब्जेक्ट। इससे पूर्व के वीडियो में मैंने आप लोगों के ऑलरेडी पढ़ा चुका है कि कॉमन इंटेंशन होता क्या है, जिसको सामान्य आशय बोलते हैं, जिसको धारा 34 में परिभाषित किया गया है। ये जो आज का टॉपिक है आपका सामान्य उद्देश्य कॉमन ऑब्जेक्ट होता क्या है, ये इसका जो धारा है इसको धारा 149 में परिभाषित किया गया है। ये धाराओं का ये जो दिया गया है कॉमन ऑब्जेक्ट है, कहीं न कहीं अपराध में इन धाराओं का प्रयोग किया जाता है। अगर कोई भी आपराधिक कृत्य घटित हो जाता है तो जितने भी धाराएं भारतीय दंड संहिता 1860 में दिए गए हैं या अन्य अधिनियम बताए गए हैं, इन सब धाराओं का कहीं न कहीं इसको जो कोडिफाई किया गया है, ये जो भी अपराध होते हैं उसी से रिलेटेड इन धाराओं का यूज किया जाता है। मतलब एक व्यक्ति जो है सिंगल भी अपराध कर सकता है और बहुत सारे समूहों के साथ या व्यक्तियों के साथ मिलकर अपराध भी कर सकता है। तो उसी के बारे में धारा 149 बताया गया है कि इसको बोलते हैं कॉमन ऑब्जेक्ट, सामान्य उद्देश्य इसको बोला जाता है। और इस सामान्य उद्देश्य को धारा 149 में परिभाषित किया गया है। इसको संहिता 1860 के अधिनियम की धारा 149 में जो परिभाषित किया गया है अधिनियम के द्वारा, इसको बताया गया है। इसको जनरल वे में आप लोग जान के चलिएगा। पहले यदि विधि विरुद्ध जमाव के किसी सदस्य द्वारा, लिखा है यदि विधि विरुद्ध जमाव के किसी सदस्य द्वारा उस जमाव के सामान्य उद्देश्य को अग्रसरित करने में कोई अपराध किया जाता है या कोई ऐसा अपराध किया जाता है जिसका किया जाना विधि विरुद्ध जमाव के सदस्य संभाव्यतः जानते थे, तो वह हर व्यक्ति जो उस अपराध के लिए जाने के समय विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य है, उस अपराध के लिए दोषी होगा। तो सबसे पहले ये जो पूरी ये परिभाषा जो बताई गई है अधिनियम के द्वारा, अधिनियम की जो धारा 149 है, जब आप लोग बेयर खोल लीजिए आप लोग, उससे एकदम क्लियर हो जाएगा कि इस धारा का यूज क्या होता है। देखिए, जहाँ कहीं भी देख लीजिएगा, जहाँ कहीं भी इस धारा 149 वहीं अप्लाई करता है जहाँ विधि विरुद्ध जमाव हो, विधि विरुद्ध जमाव हो, अनलॉफुल असेंबली हो। और यह अनलॉफुल असेंबली जो होना चाहिए वो, जब इससे पूर्व की जो धारा है धारा 141, जब भी धारा 149 को पढ़िएगा तो 141 जरूर पढ़ लीजिएगा आप लोग। उसी में बताया गया है कि विधि विरुद्ध हम जमाव किसे कहेंगे। तो अधिनियम के अंतर्गत जो दिया गया है ये बताया गया है कि कहीं भी जो है न्यूनतम 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों का जो जमाव होता है किसी आपराधिक कृत्य को करने के लिए, उसे ही हम कहते हैं विधि विरुद्ध जमाव। अर्थात उस जमाव का एक अपना उद्देश्य होता है। कोई भी अगर जमाव होता है, कहीं भी भीड़ होता है, देखिएगा गैदरिंग होती है, सभा एकत्रित होता है किसी व्यक्ति को मारने के लिए ही, क्योंकि जमाव तो अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है। लेकिन जब भी हम अपराध की दृष्टि में जब हम जमाव के बारे में पढ़ते हैं तो वहाँ हम आपराधिक कृत्यों के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि जो जमाव वैध होता है वो तो अपराध होगा ही नहीं। हम उसके बारे में कानून के अंतर्गत अध्ययन करते हैं कि कौन सा ऐसा जमाव होगा और उस जमाव के उद्देश्य होंगे और उन
उनके जमाव के जो उद्देश्य हैं उन्हीं के सदस्यों के द्वारा, उनमें से किसी एक के द्वारा अगर कोई भी ऐसा अपराध कर दिया जाता है तो उस जमाव के जितने भी सदस्य होंगे सभी उस अपराध के लिए दायी होंगे, यानी उन्हें दोषी ठहराया जाएगा। यानी कोई भी जमाव, धारा 149 ये कहता है, यहाँ देखिएगा जब भी बेयर एक्ट पढ़िएगा तो वहाँ बताया गया है यदि शब्द का प्रयोग किया गया है, इफ़, यदि शब्द का प्रयोग किया गया, बहुत जगह यदि दिया गया है, थोड़ा सा इसका अलग भाव दे रहा है। यदि विधि विरुद्ध जमाव के किसी सदस्य द्वारा, ये धारा 149 कहता है यदि, अगर ऐसा होता है तब की बात करता है ये, क्योंकि जब आप लॉ में पढ़ते हैं तो यहाँ शैल बी का प्रयोग, ज़्यादा शैल का प्रयोग किया जाता है, मे का प्रयोग किया जाता है पूरे लॉ में। तो यहाँ बताता है यदि विधि विरुद्ध जमाव के किसी सदस्य द्वारा उस जमाव के सामान्य उद्देश्य को अग्रसरित करने में, यानी विधि विरुद्ध कोई जमाव हो, उस जमाव का कोई न कोई एक उद्देश्य होगा। कोई भी जब 10, 20, 25 लोग इकट्ठा होते हैं तो उसका कुछ एक अपना उद्देश्य होता है, उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए लोग एकत्रित होते हैं। तो अच्छे कार्यों के लिए जो करेंगे, खड़े होंगे किसी चीज़ के लिए, अगर वहाँ जमाव इकट्ठा हुआ है और उसका फर्दरेंस होगा, उस जमाव के उद्देश्य को पूरा करने के लिए लोग आगे बढ़ेंगे, उसके कोई भी सदस्य कोई न कोई आगे बढ़ेगा, उसकी भागीदारी सक्रिय रूप से रहेगी। जैसे ए जो है, ए बी सी डी ई एफ, ए बी सी डी ई एफ, ये 6 लोग मिलकर एक्स की हत्या करने के लिए एकत्रित होते हैं। एक जमाव हो गया है और ऐसा जमाव जो है विधि विरुद्ध होना चाहिए। तो विधि विरुद्ध जमाव हम किसे कहेंगे, इसको कहाँ परिभाषित किया गया है, स्पेशली विधि विरुद्ध जमाव किसे कहेंगे, कहाँ परिभाषित किया गया है, वो जब धारा 141 से पढ़ेंगे तो उसमें क्लियर हो जाएगा किसको हम बोलेंगे विधि विरुद्ध जमाव। यानी 5 से अधिक व्यक्तियों का कहीं भी जमा होता है कोई भी अवैध कार्य करने के लिए, और उस जमाव के सदस्यों के द्वारा उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए कोई आपराधिक कृत्य कर दिया जाता है, यानी किसी की हत्या कर दिया जाता है। यानी 6 लोग मिलकर एक्स की हत्या कर देते हैं, 6 लोग मिलकर एक्स की हत्या कर देते हैं। तो सबसे पहले ये जानिए इसके द्वारा जो अपराध किया गया है, एक तो अपराध वो वैसे ही है, यानी जो एकत्रित 6 लोग हुए हैं किसी आपराधिक कृत्य को करने के लिए, ऐसा वो लोग हैं एकत्रित हुए हैं। और वो जो व्यक्ति हैं ए बी सी डी ई एफ, ये सभी मिलकर एक जमा एकत्रित होते हैं एक जगह। तो कहीं न कहीं ये अनलॉफुल असेंबली हो गई, विधि विरुद्ध कार्य करने के लिए। जब 141 जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ 5 खंड दिया गया है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा है। जैसे किसको मानेंगे विधि विरुद्ध जमाव, जैसे भारत सरकार या राज्य सरकार या उसकी संसद या विधानमंडल या लोक सेवक के किसी अधिकारी, उसके जो भी मेंबर होंगे उनके कार्यों में अगर आप बाधा पहुंचाते हैं, यानी 5 से अधिक व्यक्तियों के द्वारा मिलकर अगर बाधा पहुंचाया जाता है तो वो भी विधि विरुद्ध जमाव है। यानी विधि के किसी नियम का या न्यायालय की या अन्य कोई आदेशिका है उसका एग्जीक्यूशन करने में आप विरोध करते हैं, वो भी विधि विरुद्ध जमाव की श्रेणी में आ जाएगा। किसी व्यक्ति के प्रति आप रिष्टि करते हैं या आपराधिक अत्याचार करते हैं तो वो भी विधि विरुद्ध जमाव की श्रेणी में आ जाता है। जिस व्यक्ति को जिस मार्ग से जाने का अधिकार है और 5 से अधिक व्यक्तियों द्वारा उस मार्ग पे बाधा पहुंचाया जाता है, जिस पे सभी का अधिकार होना चाहिए, या जल है, जल पे सभी का अधिकार होना चाहिए, और 5 से अधिक व्यक्तियों के द्वारा उस पे बाधा पहुंचाया जा रहा है, तो ये सारे के सारे विधि विरुद्ध जमाव माने जाएंगे। और ये 5 से अधिक व्यक्तियों के द्वारा, उन्हीं के जमाव के सदस्यों के द्वारा अगर कोई भी ऐसा कृत्य किया जाता है, उसमें बाधा पहुंचाई जाती है या हत्या किया जाता है, तो ये माना जाता है कि ऐसे व्यक्तियों के द्वारा विधि विरुद्ध कार्य किया गया है। यानी
इसमें यह बताया गया है धारा 149 में, विधि विरुद्ध जमाव के किसी सदस्य द्वारा उस जमाव के सामान्य उद्देश्य को पूरा करने के लिए, यानी अग्रसरित करने में अगर कोई अपराध किया जाता है, यानी वो जमाव एकत्रित होता है और उनके द्वारा कोई अपराध किया जाता है, और यहाँ देखिए कोई अपराध किया जाता है, ये अपराध किया जाता है। दूसरा यह शब्द यहाँ जोड़ दिया गया है, ये अलग एक पैरा हो गया, या कोई ऐसा अपराध किया जाता है। एक तो तत्कालिक में कोई अपराध किया जाता है, उन विधि विरुद्ध जमाव के सदस्यों के द्वारा कोई अपराध कारित किया जाता है, या कोई ऐसा अपराध किया जाता है जिसका किया जाना विधि विरुद्ध जमाव के सदस्य जो हैं उसके संभाव्यता जानते थे। यानी एक तो कोई कार्य किया जा रहा है, दूसरा जो उस विधि विरुद्ध जमाव में जो भी व्यक्ति वहाँ उपस्थित है, खड़ा है, और वो जमाव किस चीज़ के लिए एकत्रित हुआ है, और वो व्यक्ति जो है जानते हुए उस जमाव में शामिल है और उसके परिणाम को भी जानता है कि ये जमाव किस उद्देश्य के लिए यहाँ एकत्रित हुआ है। अगर वहाँ आप खड़े हो रहे हैं, उस जमाव में शामिल हैं, अगर ऐसा कोई अपराध हो जाता है, उस स्थिति में आपको भी दोषी ठहराया जाएगा। और क्या है, यानी ये देखिए विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य है तो उस अपराध के लिए वो भी व्यक्ति दोषी होगा। अब आपको यह जानना है कि धारा 149 को लागू होने के लिए निम्नलिखित आवश्यक तत्वों का होना बहुत ज़रूरी है। यानी जब इस ये परिभाषा को आप जो डिफ़ाइन किया गया है अधिनियम के माध्यम से, जब टुकड़े में डिफ़ाइन करते हैं तो पहला यही एलिमेंट निकलता है कि विधि विरुद्ध जमाव होना चाहिए। पहला एलिमेंट, धारा 149 तभी लागू होगा जब विधि विरुद्ध जमाव होगा। तो सबसे पहला 149 को लागू होने के लिए आवश्यक तत्व है धारा भारतीय दंड संहिता की धारा 141 के अर्थों में विधि विरुद्ध जमाव होना चाहिए, जमाव हो। यानी जब धारा 141 जब आप पढ़ते हैं तो उसमें बताया गया है किसको विधि विरुद्ध जमाव हम कहते हैं। दूसरा इसका एलिमेंट है ऐसे विधि विरुद्ध जमाव के सदस्य द्वारा, ऐसे विधि विरुद्ध जमाव यानी कोई भी जमाव, कोई भी भीड़ अगर एकत्रित होती है तो उसका कुछ मकसद होता है। जैसे आपके वहाँ कोई शादी विवाह होता है, उस दौरान भी भीड़ इकट्ठा होता है, वो भी जमाव है। तो वो एक फंक्शन है, एक कार्यक्रम है। रेलवे स्टेशन पे भी जाएंगे तो वहाँ पे भी भीड़ एकत्रित होता है, एयरपोर्ट पे भी जाते हैं वहाँ पे भी भीड़ इकट्ठा होता है। देवरिया महोत्सव में भी भीड़ इकट्ठा हुआ था। देवरिया महोत्सव का उदाहरण इसको रखे रहिएगा याद, अभी उसके बारे में भी हम बताएंगे। देवरिया महोत्सव हुआ, बस स्टैंड हुआ, एयरपोर्ट हुआ, या अन्य जगह फ्रेंड सर्किल में एक इकट्ठा होते हैं भीड़ आपस में समूह बन के। तो इनका जहाँ कहीं भी ये लोग इकट्ठा होते हैं, कोई भी, आप चाहे हम चाहे कहीं भी फ्रेंड सर्किल में, तो एक अपना एक उद्देश्य होता है। उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए हम लोग एकत्रित होते हैं। अच्छे कार्यों के लिए जब हम एकत्रित होते हैं तो कोई अपराध नहीं होता है। लेकिन जब वही जमाव जो इकट्ठा हुआ है, जमाव के जो मेंबर बने हैं, अनलॉफुल असेंबली कब माना जाएगा? जब वो धारा 141 के अर्थों में वो विधि विरुद्ध जमाव होता है तब। तो उसमें हमने बताया था कि धारा 141 के अर्थों में ये होता है कि आप भारत सरकार के विरुद्ध कोई अपराध करते हैं, या भारत सरकार के विरुद्ध आपराधिक बल का प्रयोग करते हैं, या भारत सरकार को भयभीत करने का प्रयास करते हैं, या उसके लोक सेवकों को, या न्यायालय द्वारा कोई भी ऐसी आदेशिका पारित किया जाता है या विधि के नियमों का लागू कराया जाता है, उस स्थिति में कहीं न कहीं अगर आप बाधा पहुंचाते हैं तो कहीं न कहीं उसको बोला जाता है ऐसा जो कार्य है विधि विरुद्ध माना जाता है। तो वो लिस्ट बना दिया गया है 5 किसको बोला जाएगा कि ये विधि विरुद्ध जमाव है, विधि विरुद्ध कार्य है। अब उन्हीं के सदस्यों के द्वारा जो विधि विरुद्ध कार्य बताया गया है, अब जो सदस्य एकत्रित हुए हैं वो अपराध उन्हीं के मेंबरों के द्वारा किया जाएगा, और ऐसा अगर कार्य कर दिया जाता है तो अपराध होगा। उनके ऊपर धारा 149 अप्लाई करेगा। 149 जब अप्लाई करेगा तो ये दंड का प्रोविजन करता है। जब धारा 143 जब आप पढ़ते हैं तो ये दंड का बात करता है, 2 माह का देख लीजिएगा, और क्या जुर्माना है उसको बेयर एक्ट में आप लोग देख लीजिएगा। 2 माह का कारावास होगा उसमें।
यानी धारा 149 को लागू होने के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 141 के अर्थों में विधि विरुद्ध जमाव होने चाहिए। दूसरा एलिमेंट यह कहता है ऐसे विधि विरुद्ध जमाव के सदस्यों का सामान्य उद्देश्य को पूरा करने के लिए कोई अपराध किया गया हो। यानी जो जमाव एकत्रित हुआ है उसके उद्देश्य को अग्रसरण करने के लिए, अग्रसरण माने फर्दरेंस, आगे बढ़ने के लिए, उसके उद्देश्यों को पूरा करने के लिए कोई अपराध किया गया हो। और देखिए ये भी है, ऐसे विधि विरुद्ध जमाव के सदस्यों का सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में कोई अपराध घटित होने की संभाव्यता का ज्ञान हो। एक तो कोई अपराधीकृत किया गया हो, या अगर वो किसी जमाव में एकत्रित होते हैं और वो जमाव किस उद्देश्य के लिए एकत्रित हुआ है और उस जमाव के किसी मेंबर को ये जानकारी हुई है, उसके बावजूद भी उसमें शामिल है, तो ये माना जाएगा कि वो उसके संभाव यानी उसके परिणाम को भी जानता है और वो जानते हुए उस जमाव का मेंबर है। जब आप सीआरपीसी और भी जब इसका सेक्शन पढ़ते हैं आईपीसी का, जब आप इसका 43, 44, 45, 46 इस 45 जब पढ़ेंगे, 44 पढ़ेंगे तो उसमें दिया गया है अगर कार्यपालक मजिस्ट्रेट के द्वारा, जैसे धारा 144 लागू है आपके वहाँ, जैसे जब भी कार्यपालकीय आदेश होता है, एक प्रशासनिक आदेश होता है धारा 144 सीआरपीसी के तहत, और वहाँ ये बोला जाता है कि लॉकडाउन में भी, कोरोना के समय में भी ये लागू हुआ था। उसमें ये होता है कि 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों का कहीं भी जमाव एक जगह एकत्रित नहीं होगा। अगर ऐसा व्यक्ति एकत्रित होता है तो उसको माना जाएगा ये विधि विरुद्ध जमाव है और आपके खिलाफ कार्रवाई भी हो जाएगी, आपका चालान भी हो जाएगा, आपके खिलाफ मुकदमे भी दर्ज हो जाएंगे, चालान भी हो जाएगा। अगर कार्यपालक मजिस्ट्रेट के द्वारा जो आदेश दिया गया है उस आदेश को न मानते हुए फिर भी उस जमाव में आप खड़े हैं, मना किया गया है कि आप जमाव को आदेश दिया गया है आप लोग तीतर बितर हो जाइए, मतलब बिखराव कर लीजिए, कोई एक जगह, जैसे सोशल डिस्टेंसिंग ही है, एक जगह एकत्रित न होइए, उसके बावजूद भी आप ऐसा कर रहे हैं। आप जानते हुए भी जब मना कर दिया जा रहा है उसके बावजूद भी आप शामिल हैं, तो यानी जाहिर सी बात है आप उसके परिणाम को जानते हैं। यानी 3 एलिमेंट है। देखिए कोई भी जमाव जो है प्रारंभ में विधि विरुद्ध नहीं होता है। कोई भी जमाव, कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई जमाव जो है शुरुआती दौर में ही विधि विरुद्ध हो जाए। कभी कभार ऐसा होता है कि प्रारंभ में वो जमाव जो है विधि विरुद्ध नहीं होता है, लेकिन बाद में विधि विरुद्ध हो जाता है। वो कैसे? कहीं फंक्शन में जाते हैं, शादी विवाह वगैरह में जाते हैं, चाहे देवरिया महोत्सव हुआ था, उसमें बहुत सारे सितारे आए थे फिल्म इंडस्ट्रीज वगैरह के, उसमें अचानक भगदड़ होने लगी और किसी एक व्यक्ति के द्वारा उसमें हमला कर दिया गया। उसके बाद भगदड़ होने लगी तो कहीं न कहीं वो जमाव अब अच्छे कार्यों के लिए एकत्रित हुआ था, प्रोग्राम देखने के लिए, महोत्सव का लाभ उठाने के लिए हुआ था, और अचानक वो विधि विरुद्ध हो गई, वहाँ पर मारापीटी शुरू हो गई। तो ये विधि विरुद्ध जमाव जो है कभी भी, यानी जब भी सामान्य आशय पढ़ते हैं तो उसमें प्री प्लान और मीटिंग ऑफ माइंड सब पहले से ही सेटअप रहता है। लेकिन इसमें क्या होता है, ये बाद में भी हो सकता है, शुरुआत में भी हो सकता है और बाद में भी हो सकता है। ये जो धारा है आपका पनिशमेंट की व्यवस्था करता है। जैसे 5 लोग मिलकर ABCDE 1 2 3 4 5 लोग मिलकर X की हत्या करते हैं, यानी तो सबसे पहले ये कि ये विधि विरुद्ध कार्य कर रहे हैं। जब आप पढ़ते हैं विधि के विरुद्ध कार्य करना, तो जो लॉ जब 141 जब पढ़ेंगे तो उसमें दिया गया है विधि के नियमों का पालन न करना, या कोई आदेशिका है उसका उल्लंघन किया जाता है या उसका पालन नहीं करते, यानी कहीं न कहीं हम आईपीसी का ही तो उल्लंघन करते हैं। तो जब ये किसी भी व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति की जान लेने का कोई अधिकार नहीं है, अब ये 5 लोग मिलकर किसी व्यक्ति की हत्या कर देते हैं, तो जाहिर से बात है हत्या होगा तो उनके खिलाफ, 5 के खिलाफ हत्या और प्लस 149 धारा उनके ऊपर अप्लाई करेगा। उनके ऊपर 302 जो है 149 सपठित धारा को पढ़ा जाएगा उनके खिलाफ,
मुकदमा पंजीकृत होगा, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी और उस आधार पर न्यायालय में जब जाएंगे तो उसकी प्रक्रियाएं अलग हैं। पुलिस इन्वेस्टिगेशन करता है, सारे साक्ष्य एकत्रित करने के पश्चात तथ्यों को एकत्रित करता है। पुलिस का काम है इन्वेस्टिगेशन करना। वो करता क्या है, वो कलेक्शन ऑफ फैक्ट और कलेक्शन ऑफ एविडेंस, यानी वो तथ्यों को भी एकत्रित करता है और साक्ष्यों को भी एकत्रित करता है और उसी के आधार पर जो भी अन्य भी पदार्थ वगैरह जो है, मैटर वगैरह मिलते हैं, वो न्यायालय में प्रेषित कर देता है। उसी के आधार पर प्रोसिक्यूशन जो है, अभियोजन जो है, अपने मामले को साबित करता है कि जो हत्या की गई है ये विधि विरुद्ध जमाव के सदस्यों के द्वारा ऐसा किया गया। यही आपका धारा 149 है। जब आप पढ़ते हैं धारा 34 और धारा 149, दोनों में अंतर क्या है? जब धारा 34 जो पढ़ते हैं तो ये बस दायित्व का निर्धारण करता है। ये जो है दायित्व का, क्रिमिनल लायबिलिटी का निर्धारण करता है कि उस अपराध में उसका कनेक्शन जुड़ा हुआ है कि नहीं हुआ है। ये धारा 34 पनिशमेंट की व्यवस्था नहीं करता है, जबकि धारा 149 जो है, दोनों में अंतर है। 149 में दंड का प्रोविजन करता है। जब और दूसरा अंतर देखेंगे तो धारा 34 में आपका पूर्व नियोजित योजनाएं होती हैं। पूर्व नियोजित योजना होती है, पूर्व नियोजित योजना होता है, प्लान होता है, प्री प्लान के तहत कोई भी अपराध किया जाता है। जैसे इसमें वैसा नहीं है। ये कभी भी ये प्लान, ये जो है विधि विरुद्ध कोई भी जमाव जो है, शुरू में अगर वैध जमाव है तो बाद में ये विधि विरुद्ध जमाव हो सकता है। और क्या है इसमें जो है धारा 34 में जो सदस्यों की संख्या जो है, न्यूनतम जो सदस्यों की संख्या जो है वो 2 होती है, और इसमें 149 में सदस्यों की न्यूनतम संख्या 5 होती है, अधिकतम कुछ भी हो सकती है। और जो धारा 34 का जो क्षेत्र होता है वो सीमित होता है, छोटा होता है, जबकि धारा 149 का जो क्षेत्र होता है वो व्यापक होता है। यही 3-4 अंतर हैं। आप लोग अपनी किताब से लेके पढ़ लीजिएगा, उससे एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट हो जाएगा। कुछ प्रमुख केस है, उसके माध्यम से समझने का प्रयास करिएगा। जैसे एक हरी सिंह का मामला है, आप लोग को हम बता दे रहे हैं। हरी सिंह का मामला, एक हरी सिंह का मामला है, ध्यान से सुनिए। हरी सिंह का मामला, हरी सिंह, इस केस को आप लोग भूलिएगा मत। पहला केस ये हो गया। दूसरा आप लोग याद कर लीजिए केस, वो केसी मैथ्यू का केस है, केसी मैथ्यू वर्सेस स्टेट। तीसरा जो केस है आपका मोहन सिंह वर्सेस स्टेट, सिंह वर्सेज स्टेट। इसमें जानिएगा क्या बातें बताई गई हैं। हरि सिंह में मामले में ये हुआ था कि एक बंदूकधारी जी थे, बंदूकधारी जिनके पास एक पिस्टल हो, चाहे बड़ा वो रिवाल्वर बोलते हैं ना, छोटा रिवाल्वर होता है, सिक्सर, बहुत सारी चीज़ें होते हैं। उनके पास एक बंदूक थी, हथियार थे, गन, बंदूक थी। उनके साथ अन्य भी उनके सहयोगी गण थे, जिनके हाथ में लाठी डंडा वगैरह यही सब था। ये कई लोग मिलकर, यानी 5 से अधिक व्यक्ति मिलकर ये जाते हैं और जो है ये पांचों मिलकर जो है ABCD 4 हुआ E, और ये जाते हैं, इस केस में हरि सिंह में जो मामला है, जाते हैं किसी भूमि पर कब्जा करते हैं, कब्जा करने का प्रयास करते हैं, किसी भूमि पर कब्जा करने का प्रयास करते हैं। जब ये कब्जा करने पे ये बंदूकधारी प्लस उनके सहयोगियों के द्वारा जब ये भूमि पर कब्जा करने के लिए जाते हैं, उस स्थिति में वहाँ प्रयास जब करते हैं तो उसका विरोध होता है, विरोध किया जाता है। जिनकी भूमि है उनके द्वारा जाहिर सी बात है वो अपने हक के लिए लड़ेंगे। उसके दौरान इन जो ये है, जो वो क्या करते हैं, बंदूकधारी अपनी बंदूक से जो विरोध करता है कब्जे का, उसको मार देते हैं और उसकी ऑन द स्पॉट वहीं पे मौत हो जाती है। तो उनके ऊपर 302 और / 149 का
मुकदमा पंजीकृत होता है, यानी धारा 302 के भी मुलजिम हुए और धारा 149 के भी मुलजिम हुए, उनके ऊपर ये दोनों सेक्शन अप्लाई करेगा। जब उसी तरह आप पढ़ते हैं केसी मैथ्यू का मामला पढ़ते हैं, ये क्या होता है, थाने में जब जाते हैं, ये केसी मैथ्यू के मामले में थाने में ये लोग जाते हैं, बहुत सारे भीड़ एकत्रित होके ग्रुप बना के ये लोग थाने में जाते हैं 2 बजे रात को, और थाने में धावा बोल देते हैं। जब पुलिस इनके 2 मेंबरों को उठा के बंद कर देती है, पॉलिटिकल वगैरह में अक्सर देखिएगा, वो रात में बंद कर देते हैं और उसी बंद के दौरान ही उसमें भी हत्या कर दिया जाता है उन भीड़ के द्वारा। उस स्थिति में भी धारा 302 और धारा 149 अप्लाई करता है। जब मोहन सिंह जब तीसरा केस पढ़ेंगे, मोहन सिंह वर्सेज स्टेट का जब मामला जब आप पढ़ते हैं, तो उसमें बताया गया है कि 5 एक्यूजों ने मिलकर अपराध किया और जिसमें 2 एक्यूज जो हैं न्यायालय द्वारा बरी कर दिए गए, 2 एक्यूजों को। तब उस दौरान मान लीजिए अपराध हुआ 302 का 149। और क्या हुआ, जब न्यायालय में मामला गया तो साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय जो देखा तो 2 लोगों के खिलाफ कोई मामला वो नहीं बन रहा, एविडेंस नहीं मिला, पुख्ता सबूत नहीं मिला, साक्ष्य नहीं मिला, 2 लोगों को बरी कर दिया गया। उस स्थिति में शेष कितने बचे, तो 3 बचे। तो शेष जब 3 बचे तो अब ये बताइए, क्या उनके ऊपर धारा ये 302 लगा था प्रारंभ में और 149 लगा था, तो क्या वो अभी भी अप्लाई करेगा? नहीं, उसमें क्या होगा, इसको निकाल दिया जाएगा। वहाँ 302/34 के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, यानी 302 प्लस ये 302/34 दर्ज होगा मुकदमा। 302 सपठित धारा 34 में कन्वर्ट हो जाएगा। वो तभी कन्वर्ट होगा जब उसको तब साबित करना होगा, इनको साबित करना होगा कि इनके बीच जो अपराध किया गया है पूर्व नियोजित योजना था, यानी प्लान के तहत ऐसा कार्य इनके द्वारा किया गया। और ये जब 149 को जब न्यायालय में ये जब 149 को साबित किया जाता है न्यायालय में, तो आपको दिखाना पड़ता है कि घटना स्थल पर इतने एक्यूज जो हैं मौजूद थे जिनके द्वारा 302 का अपराध किया गया। अंतर भी मैंने सामान्य आशय सामान्य उद्देश्य में अंतर भी समझा दिया और इसको भी हमने बता दिया। और ये टॉपिक समाप्त हो रहा है और नेक्स्ट वीडियो बनेगा आप लोगों को, और ये समाप्त हो रहा है। और जाने से पूर्व मैं यही बोलना चाहता हूँ कि मेरे चैनल को अजय स्टार LLB एकेडमी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन है उसको प्रेस करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ज़्यादा से ज़्यादा जब शेयर करेंगे तो आम जनता तक इसकी पहुंच हो जाएगी, विधि के विद्यार्थियों को काफ़ी लाभ मिलेगा। और बाकी आप इस सिचुएशन में आप लोग देख ही रहे हैं कि क्या स्थिति बनी हुई है, कॉलेज वगैरह सब बंद ही है, तो इसका लाभ आप लोग उठाइए। इस चैनल का अजय स्टार LLB पे आपकी तैयारी की जाएगी। हाँ, मैंने सामान्य आशय में पूर्व में जो वीडियो बनाया था उसमें बार बार मैंने पोस्टमार्टम शब्द का प्रयोग आ गया है, वो त्रुटि थी। वहाँ पे पोस्ट मास्टर शब्द आप लोग दिमाग में बैठा लीजिएगा। पोस्ट मास्टर जो डाकघर होता है, मान लीजिए बैंक वगैरह डाकघर, तो वो भी तो बचत पैसा सेविंग वगैरह होता है वहाँ पे, तो पोस्ट मास्टर जो रहता है उनकी हत्या मतलब हुई रहती है। तो पोस्ट मास्टर, एक बार और बोल दे रहा हूँ, पोस्ट मास्टर याद कर लीजिएगा आप लोग। और जो भी आपको दिक्कत है कमेंट बॉक्स बना हुआ है, कमेंट करिए। जो भी अगर समस्याएं हो रही हैं तो हम आपका रिप्लाई ज़रूर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसी के साथ हम अपनी बात को यहीं समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।